20 फरवरी 2016 पंपोर। आज जम्मू कश्मीर की ईडीआई बिल्डिंग में एक सेमिनार के चलते 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे और एक अलग सी ही रौनक थी। इसी के उल्ट बिल्डिंग के बाहर 3 आतंकी झाड़ियों में छुपकर एक भयावह दृश्य को अंजाम देने की ताक में थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद आतंकियों को उनका टारगेट यानी सीआरपीएफ का काफिला आता दिखाई देता है। काफिला जैसे ही इन आतंकियों को पार करने लगता है तभी काफिले में सबसे आगे चल रहे ट्रक का टायर फुस हो जाता है। 2 जवान ट्रक से नीचे उतर जायजा लेने लगते हैं। तभी ये आतंकी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसी के चलते ये दोनों जवान तुरंत शहीद हो जाते हैं और काफिले में मौजूद बाकी जवान जवाबी फायर करते उससे पहले ये आतंकी 100 मीटर दूर ईडीआई बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। उधर बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने गोलियों की आवाज सुन खिड़की से झांका तो आतंकियों को बिल्डिंग की तरफ भागता हुआ पाया। इससे बिल्डिंग में मौजूद हर आदमी घबरा जाता है और सभी फटाफट फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। आतंकी जैसे ही बिल्डिंग में घुसता है तो उन्हें बिल्डिंग में कोई हलचल नहीं दिखती है और इसी कारण वो फटाफट बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे चले जाते हैं। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या इन मासूम लोगों की मौजूदगी आतंकी भांप लेंगे और इन सभी को मौत के घाट उतार देंगे या फिर इनसे पहले हमारी भारतीय फौज ही इन आतंकियों को मार गिराएगी। इसके अलावा हम जानेंगे अगर हमारी भारतीय फौज इन्हें मार पाएगी तो आखिर कौन सी मुश्किलों के बाद मारेगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आतंकियों के बिल्डिंग में छुपने की खबर ने कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों में तहलका मचा दिया था, क्योंकि आज हर एक पल की देरी इस बात का खतरा थी कि कहीं आतंकियों को बिल्डिंग में मौजूद लोगों का ना पता चल जाए। इसी कारण सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दस्तों ने इमारत को चारों तरफ से तुरंत घेर लिया है। अब काफी देर से नीचे से पुलिस वाले और बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर से आतंकी गोलीबारी कर रहे हैं और देखते ही देखते अंधेरा भी छाने लगता है। इसी अंधेरे का फायदा उठा पुलिस के कमांडोज थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। कमांडोज इमारत के मेन गेट के करीब पहुंचे ही थे कि आतंकियों की गोलियां उनके बिल्कुल करीब से निकलने लगती है। ऊपरी फ्लोर पे बैठे होने के कारण कमांडोज किसी भी दिशा से जाते तब भी आतंकियों की नजरों से बच नहीं सकते थे। मजबूरन कमांडोज पीछे हटने लगते हैं और आतंकी और आक्रामक होकर गोलियां चलाने लगते हैं। इन्हीं में से एक गोली इमारत के माली को लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब तो कमांडोज बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते थे और वो तुरंत इमारत से दूर चले जाते हैं। आज भारत के लिए अब तक की सबसे अनोखी समस्या थी। हमारे देश के अंदर होने के बावजूद भी हम आतंकियों को ना मार सकते थे और ना ही उन्हें ऐसे जिंदा बख्श सकते थे। अब देखना यह होगा आखिर कौन आज भारत को इस समस्या से निकालेगा और कैसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये आतंकी कौन है और कहां से आए हैं। ये तीनों आतंकी भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जिसने 175 मासूमों को मारने वाले 26/11 हमले और 209 लोगों को मारने वाले 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों को अंजाम दिया था। ये आतंकी आज हमला करने से करीब एक हफ्ते पहले ही भारत में घुसपैठ कर चुके थे और इंटेल के हिसाब से ये कई दिनों से जवानों की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। एक तरफ पुलिस के कमांडोज नाकामयाब हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों को अभी इस इमारत में आम लोगों की मौजूदगी का पता नहीं चला था। इसी कारण समस्या से तुरंत छुटकारा पाने के लिए आतंकियों की आंखों में आंखें डाल उनका वध करने वाली पैरा एसएफ को बुलाने का फैसला ले लिया जाता है। 21 फरवरी सुबह 8 बजे भक्तरबंद गाड़ियों से हाई एंड हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और एडवांस हेलमेट पहने 9 और 10 पैरा के कमांडोज उतरने लगते हैं। कमांडोज को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर लीड कर रहे थे, जिनका कोड नेम ऑस्कर था। ये अफसर आज भी पैरा एसएफ में सर्व कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम गोपनीय रखा गया है। ऑस्कर तुरंत सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस से सारी सिचुएशन की ब्रीफ लेते हैं और इसके बाद पुलिस पीछे हट जाती है।
तुरंत पैरा एसएफ के कमांडोज पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऑस्कर अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले इमारत में फंसे लोगों को निकालने का प्लान बनाते हैं। इमारत के नक्शे और आतंकियों की पोजीशंस को समझने के बाद ऑस्कर फैसला लेते हैं कि एक टुकड़ी बाहर से आतंकियों को गोलीबारी में उलझा के रखेगी। इतने में दूसरी टुकड़ी बिल्डिंग के पीछे से अंदर घुसेगी। इस दूसरी टुकड़ी को 23 साल के कैप्टन पवन कुमार लीड करने वाले थे। सुबह 11 बजे प्लानिंग के हिसाब से फायरिंग शुरू हो जाती है और आतंकी भी पूरे जोश से गोलीबारी करने लगते हैं, बस इस बात से बेखबर कि उनको जहन्नुम की सैर करवाने के लिए कैप्टन पवन और उनके साथी बिल्डिंग में घुस चुके हैं। कैप्टन पवन और उनके साथी ग्राउंड फ्लोर स्कैन करते हैं जो पूरा खाली था और अब वो सीढ़ियों से बंदूक ताने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। बेशक ये कमांडो सबसे बेहतरीन थे, लेकिन एक बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी कि किसी भी फ्लोर पे आतंकी इनके सामने मौत बनके खड़े मिलेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते ही कैप्टन पवन की नजर एक कमरे की तरफ जाती है जिसकी खिड़की से बाहर एक परछाई बन रही थी। ये कमांडोज एकदम सतर्क हो जाते हैं और बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचते ही दो कमांडो दरवाजे के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कैप्टन पवन धीरे से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलते हैं और झांकने लगते हैं। कैप्टन पवन की उम्मीदों के बिल्कुल उल्ट कमरे में और कुछ नहीं बल्कि आम लोग घबराए हुए छिपकर बैठे थे। ये देख सभी कमांडोज की सांस में सांस आती है और वो तुरंत दरवाजा खोल सभी को बारी बारी नीचे भेजने लगते हैं। एक एक कर सभी बिल्डिंग के पीछे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और इन्हें देख बिल्डिंग के बाहर मौजूद हर किसी को 24 घंटे के बाद चैन की सांस आती है। अब कमांडोज को सिर्फ आतंकियों का सफाया करना था। बस ये जैसा सुनाई दे रहा था वैसा असल में होता नहीं है, क्योंकि कमांडोज पे ऐसी गाज गिरती है जो हर कमांडो की आंख नम कर देती है। दोपहर 1 बजे कमांडो पवन और उनके साथी अब सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके थे और हर एक कमरा खंगालने के बाद भी आतंकियों का नामो निशान नहीं मिलता है। अब ये कमांडोज थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं और कैप्टन पवन सोचने लगते हैं कि आतंकी काफी ऊंचाई से फायरिंग कर रहे थे, हो सकता है वो 5वीं मंजिल पर छुपे हों। उन्होंने ऐसा सोचते हुए अपने साथियों के साथ थर्ड फ्लोर पे कदम रखा ही था कि तुरंत गोली उनकी कमर को रगड़ती हुई निकल जाती है। कमांडोज कुछ समझते उससे पहले ही उनके सामने बने गलियारे में मौजूद एक कमरे की खिड़की से तीनों आतंकी धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। तुरंत सारे कमांडोज छलांग लगा कवर लेने लगते हैं, लेकिन कैप्टन पवन जवाब देने का फैसला करते हैं। वो एक झटके में अपनी पूरी मैगजीन आतंकियों की दिशा में खाली कर देते हैं और आतंकियों की दिशा में बढ़ने लगते हैं। मौत को इतना करीब से देखकर भी कैप्टन पवन हल्का भी हिचकते नहीं हैं और उनका ये साहस देख बाकी कमांडोज की गोली भी आतंकियों पे टूट पड़ती है। उधर से आतंकी भी कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी एक भी गोली किसी कमांडोज को छू तक नहीं पाती। आखिर आतंकियों की गोली और कमांडोज के बीच सीना ताने कैप्टन पवन जो खड़े थे, उल्टा कैप्टन पवन की गोली एक आतंकी की बाजू पे लग जाती है। इनके तुरंत बाद आतंकियों की तरफ से गोलियां चलना बंद हो जाती हैं, जिसे देख कैप्टन पवन और तेजी से उनकी तरफ जाने लगते हैं। अगर आतंकियों की अभी मौत लिखी होती तो कैप्टन पवन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कैप्टन पवन आतंकियों तक पहुंचते उससे पहले ही वो जमीन पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये देख आतंकी कमरे से निकल सीढ़ियों पे चढ़ भागने लगते हैं। कैप्टन पवन के पीछे चल रहे कमांडोज दौड़ते हुए कैप्टन पवन की तरफ आते हैं और करीब पहुंचते ही देखते हैं कि उनको 1 या 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां लगी थी। उन्हें तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकाला जाता है और आतंकी बस निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकलते ही कैप्टन पवन को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल पे एयरलिफ्ट किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी भारत का ये वीर सपूत अपने देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। शाम 5 बजे कैप्टन पवन के शहीद होने से पैरा एसएफ के हर कमांडो का खून खौल रहा था और अब वो जल्द से जल्द इन आतंकियों को मौत के घाट उतारना चाहते थे। अपने कमांडोज के जोश को भांपते हुए ऑस्कर एक बार फिर अंदर घुसने का फैसला करते हैं। दरअसल आतंकवादी बिल्डिंग के कोनों में छिपकर बैठे थे, इसी कारण उनका शिकार करना हमारे कमांडोज के लिए अंधेरे में गोली चलाने जैसा था।
कमांडोज एक बार हेलीकॉप्टर की सहायता से सीधा बिल्डिंग के छत पे उतरने का फैसला करते हैं। प्लान बिल्कुल साफ था, उतरते ही आतंकियों पे ताबड़तोड़ लोहा बरसा देना। इस टुकड़ी को लीड करने के लिए एक और बहादुर अफसर कैप्टन तुषार महाजन को चुना जाता है। आतंकियों को उलझाए रखने के लिए बिल्डिंग के बाहर से कमांडोज रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और इतने में ही कैप्टन तुषार और उनकी टीम को छत पे एयर ड्रॉप कर दिया जाता है। कैप्टन तुषार बिना देरी किए अपने साथियों के साथ तुरंत अंदर घुस जाते हैं। 5वें फ्लोर को छानने के बाद अब ये कमांडोज 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। 4th फ्लोर पे पहुंचते ही कमांडोज को आतंकी दिख जाते हैं और वो तुरंत उन पे फायर खोल देते हैं। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। कमांडोज और आतंकी दोनों इस समय तक कवर ले चुके थे और कैप्टन तुषार को क्लियर शॉट दिखाई देता है। वो अपनी फायरिंग को रोक लंबी सांस भरते हैं और सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाते हैं। इतने में एक आतंकी जमीन पर गिर जाता है। अब सिर्फ 2 आतंकी बचे थे और अपने साथी को आंखों के आगे मरता देख दोनों आतंकियों का आतंक फैलाने का भूत एक झटके में फुर हो जाता है। इस समय तक पूरा फ्लोर आग के धुएं से भर चुका था और एक आतंकी घबराहट में अपने कवर से बाहर निकल चारों दिशाओं में बेशुमार गोलियां चला देता है। उसकी मैगजीन खत्म हुई ही थी कि कमांडोज की गोली उसके सर के आर पार हो चुकी थी। अब सिर्फ एक आतंकी बचा था, लेकिन इस दूसरे आतंकी की अंधाधुंध फायरिंग से कैप्टन तुषार और लॉन्स नाइक ओम प्रकाश बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। बाकी कमांडोज दोनों जख्मी कमांडोज को पीछे खींचते हैं और एक बचा हुआ आतंकी धुएं का फायदा उठा बिल्डिंग के किसी और फ्लोर में भाग जाता है। अब ऐसे में उसे ढूंढना खुद मौत को गले लगाने जैसा होगा और यहीं पे कमांडोज ऐसा खेल खेलते हैं जो इस आतंकी को और कहीं नहीं सीधा नरक भेज देगा। सारे कमांडोज अपने जख्मी साथियों को साथ लेकर बिल्डिंग की इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे उतर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही तुषार और ओम प्रकाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 22 फरवरी रात 1 बजे। इस समय तक कमांडोज ने बिल्डिंग के बाहर से फायरिंग पूरी तरह रोक दी थी। अंदर मौजूद इकलौता आतंकी सोचने लगता है शायद भारत के कमांडोज ने अपने साथियों को मरता देख हार मान ली होगी। इधर ऑस्कर अपने कमांडोज के साथ कुछ इंतजाम करने लगते हैं और इस समय तक पांपोर में आतंकियों की यह दहशत पूरे भारत में ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। हर भारतीय का सीना गुस्से से उबल रहा था और सभी को बस एक ही खबर सुनने का इंतजार था कि सारे आतंकी मारे जा चुके हैं। हर भारतीय की इच्छा पूरी करने के लिए और अपनी साथियों के बहे एक एक कतरे का बदला लेने के लिए ऑस्कर अपने साथियों से कहते हैं, हम जो इतनी देर से इंतजाम कर रहे थे उसे अंजाम तक पहुंचाने का समय अब आ गया है। ये सुन कमांडोज और कुछ नहीं बल्कि बिल्डिंग को उड़ाने के लिए अपने सबसे अत्याधुनिक लॉन्चर्स को बिल्डिंग की तरफ तान देते हैं। दरअसल शुरू में आम लोगों की मौजूदगी के कारण बिल्डिंग को जलाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था और सिविलियन इलाके में फौज वैसे भी इतनी घातक कार्रवाई को लास्ट ऑपरेशन मान के चलती है। आज पैरा एसएफ को यह लास्ट ऑपरेशन इस्तेमाल करना पड़ता है और अंदर बेफिक्री से बैठे आतंकी को कुछ समझ भी आता उससे पहले ऑस्कर इशारा करते हैं, जिसके बाद कमांडोज दूर से बिल्डिंग पे ऐसी बमबारी करते हैं कि बिल्डिंग एक झटके में आग का गोला बन जाती है। अंदर बैठा आतंकी एक ही झटके में आग में झुलसने लगता है और भारत को दर्द देने वाले उसके पाकिस्तानी अकाओं को साफ संदेश जाता है कि पैरा एसएफ से पंगा लोगे तो वो तुम्हें जिंदा ही राख में बदल डालेगी। आज 3 दिन बाद जाके तीनों आतंकी मारे जाते हैं और हर भारतवासी को वो सुनने को मिलता है जिसका उसको बेसब्री से इंतजार था। कैप्टन तुषार और लॉन्स नाइक ओम प्रकाश की बात करें तो वो कई घंटों के ऑपरेशन के बावजूद भी देश सेवा में शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन पवन कुमार जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, उनके शहीद होने की खबर सुन उनके पिता रोने की जगह बेबाकी से कहते हैं, मेरा बेटा देश सेवा में समर्पित हुआ है, मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व का दिन नहीं हो सकता। दोस्तों, हम ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन इन वीरों की वीर गाथा को याद कर भारतीय होने पर गर्व महसूस जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये डेयरिंग ऑपरेशन पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको देखना है कि कैसे रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद को मारने का ऑपरेशन किया था तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद।